So hello everyone, welcome to the lecture of bank reconciliation statement। एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जो 11 के स्टूडेंट्स के लिए खौफ रहता है, ठीक है ना, लेकिन इसको इतनी इजी तरीके से करेंगे कि ये चैप्टर आज के बाद आपको वापस से देखना ना पड़े, कभी इसको अलग से रिवीजन ना करना पड़े, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये जो बाउंसर वाला चैप्टर है आपके लिए सिक्सर बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे अपने को बेसिक समझना है। पहले बेसिक्स पे आते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो कैश बुक कैसा होता है देखने में, ये देखेंगे। पासबुक कैसा होता है देखने में, ये भी समझेंगे। इससे पहले ये समझते हैं ये जो चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये पढ़ना क्यों पड़ता है। व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले एक तो समझ में आ रहा है कि बैंक से रिलेटेड कुछ है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड भी है। तो बिजनेस एंड बैंक, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि हम लोग बिजनेसेस या तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं या तो बैंक से पैसा लोन लेते हैं, राइट। दो टाइप के अकाउंट हम लोग बेसिक तौर पे अगर बात करूं, एक सेविंग अकाउंट की छोड़ देता हूं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो ईदर वी ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट करंट डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें हम लोग करंट अकाउंट खोलते हैं सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए। एंड दूसरा टाइप का अकाउंट बोल सकते हैं लोन अकाउंट, जिसमें हम लोग लोन लेते हैं, राइट। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो बीआरएस है क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये जो वर्ड है ना, ये सबसे ज्यादा समझने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि इसको मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है रेक्टिफिकेशन से। क्योंकि आपको क्वेश्चंस इस तरह के मिलेंगे कुछ एग्जाम में, या जिस तरह के क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलते हैं, हमें लगता है कि इसको रेक्टिफिकेशन करना है, इसको रेक्टिफाई करना है, मतलब ठीक करना है, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें रेक्टिफाई नहीं करना है। रेक्टिफिकेशन के लिए एक सेपरेट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वहां पे सारे तरह के रेक्टिफिकेशन करेंगे जो भी गलती होगी, लेकिन इस चैप्टर में रेक्टिफिकेशन के बारे में हमें नहीं सोचना है, सिर्फ क्या सोचना है, रिकंसाइल, ठीक है ना। यानी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है। कभी भी आप कोई भी अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो बीआरएस बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि थियोरेटिकल पढ़ेंगे और भूल जा रहे हैं बाद में। तो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी सीएस को, किसी भी कोई भी बिजनेस अकाउंटेंट को, सबको काम आती है, ठीक है ना। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब हम अपनी कैश बुक की बैलेंस पासबुक से रिकंसाइल करेंगे, मतलब मैच करेंगे। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ती है ये भी समझेंगे। अच्छा, कैश बुक मैं रिकॉल करा देता हूँ। व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, ठीक है ना। अगर कोई नॉर्मल जर्नल एंट्रीज फॉलो नहीं करता है, जर्नल लेजर वगैरह, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जर्नल के सब्स्टिट्यूट पे दे कैन फॉलो सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक का मेन बुक जो प्रिंसिपल बुक होता है, वी कॉल इट कैश बुक। कैश बुक आपको याद होगा, ये सिंगल कॉलम हो सकता है, डबल कॉलम हो सकता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली द डबल कॉलम। उसमें क्या होता है, एक कैश कॉलम रहती है और एक बैंक कॉलम। तो हमारा जो कैश का बैलेंस है उसे मैच करने के लिए किससे देखना पड़ेगा। क्या कोई और है जो जानता है हमारा कैश का बैलेंस कितना है? नहीं। हमारा कैश का बैलेंस अगर हमें मैच करना है, अगर हमें बुक से रिकंसाइल करना है, तो हमें अपना कैश बॉक्स देखना होगा, ठीक है ना। कैश बॉक्स में जो बैलेंस है उसको अपने बुक से मैच करना होगा। अगर वो मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो पक्का वहाँ पे कोई शॉर्टेज या कोई एक्सेस हो सकती है। लेकिन अगर हमें अपना बैंक का बैलेंस रिकंसाइल करना है, अगर बैंक का बैलेंस मैच करना है बेसिकली, तो किसको देखना होगा, हमारे बैंक के स्टेटमेंट को देखना होगा, ठीक है ना। हमने जिस बैंक में अकाउंट खुलाई है, चाहे वो एक्सिस बैंक हो सकती है, एचडीएफसी, कोई भी बैंक हो सकती है, उसके पास हमने जो अकाउंट खुलाया उनसे एक स्टेटमेंट लेना होगा, ठीक है ना। तो इधर वी कैन कॉल इट बैंक स्टेटमेंट। जैसे नॉर्मल बिजनेसेस में जो होती है करंट अकाउंट में वी डोंट गेट पासबुक, पासबुक जनरली मिलता है हम लोग को सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट में जनरली हमें बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो या तो हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे जो बैंक की तरफ से मिलेगा, जो बैंक मेंटेन कर रही है, या तो बैंक जो हमें पासबुक इशू करती है उसमें एंट्रीज किसकी रहती है, बैंक की रहती है, बस हमें अपडेट कराना होता है, राइट। तो पासबुक या फिर वी कैन आल्सो कॉल इट बैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। सर क्या बैंक स्टेटमेंट भी इसी तरीके से होता है? बिल्कुल। जैसे हम लोग अपना बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करते हैं, वैसे बैंक वाले भी अपने बुक्स मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा लेजर टी फॉर्मेट का होता है, वैसे उनका लेजर भी टी फॉर्मेट का ही होता है। बेसिकली वो भी अकाउंटिंग ही तो कर रहे हैं, बस देखने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा कैश बुक कैसा होता है, डेबिट क्रेडिट। ऑब्वियसली उनका पासबुक भी ऐसा ही होता होगा, डेबिट क्रेडिट, क्योंकि अकाउंटिंग करो तो डेबिट क्रेडिट है। बैंक के लिए कोई अकाउंटिंग लो तो अलग है, उनको भी डेबिट क्रेडिट फॉलो करना पड़ता है। कैश बुक, क्या हम कैश कॉलम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
क्योंकि कैश मिलाने के लिए हमें अपने कैश बॉक्स देखना है, ना कि बैंक देखना है, राइट। हमारा कैश बैलेंस मिलाना है तो कैश बॉक्स को फिजिकली चेक करना है। तो हम यहाँ पे कैश बुक में कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कैश बुक में ओनली बैंक कॉलम। हमें सिर्फ यहाँ पे बैंक कॉलम से मतलब इस चैप्टर में बेसिकली, इस चैप्टर में मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ बैंक कॉलम के बारे में, ठीक है ना। अब तो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम क्या बताता है कि कितने पैसे रिसीव हुए, और ऑब्वियसली हमें पता है कि कैश या बैंक इज एन एसेट। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो बैंक हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। आप लोग ये साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो क्योंकि ये समराइज्ड है, ठीक है ना, ये समरी हमको हमेशा काम आएगी। दूसरा, क्या हम लोग यहाँ पे रिसीप्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, पेमेंट। मतलब कभी भी पेमेंट होती है तो क्रेडिट साइड, कभी भी बैंक में पैसा आता है तो रिसीप्ट साइड। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पैसा जब भी इंक्रीज होता है मतलब प्लस होता है तो डेबिट साइड, जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, राइट। तो ये हमारे कैश बुक का रिकॉर्डिंग है, क्योंकि कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं और बैंक हमारे लिए क्या होता है, एसेट। तो एसेट जब भी इंक्रीज होगा या रिसीप्ट होगा या फिर पॉजिटिव होगा तो वी कॉल इट डेबिट। जब भी डिक्रीज होगा या पेमेंट किया जाएगा या फिर हमारा अगर पैसा डिक्रीज हो रहा है तो वी विल पुट इट ऑन द नेगेटिव साइड, दैट इज क्रेडिट साइड, ठीक है ना। वापस से बात करते हैं क्यों मिलाने की जरूरत थी, इस पे मैं आऊंगा, पहले बेसिक समझ लेते हैं। अब अपने आप को बिजनेसमैन मत समझो, अपने आप को समझो कि आप हो बैंकर, ठीक है ना। आप बैंकर हो, एज अ बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कोई अगर आपको पैसा दे रहा है, सोचो एक बिजनेसमैन आपके बैंक में अकाउंट खुलाना चाहते हैं, वो 10,000 रुपये आपका बैंक में डिपॉजिट करता है। पैसा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, लेकिन वो पैसा आपका है कि किसी और का, ऑब्वियसली किसी और का पैसा आप अपने बैंक में रख रहे हो, तो उनका पैसा तो आ रहा है, पॉजिटिव बोल सकते हो, उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन आपके लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। हम लोग पैसा पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी। तो जब भी पैसा आएगा कस्टमर का, इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस। अगर मैं बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर मैं बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो उसके पॉइंट हमने समझ लिया। अगर मैं बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब भी बिजनेसमैन मुझे पैसा देगा, इट इज एन लायबिलिटी फॉर अस, इट इज अ लायबिलिटी फॉर मी। सो जब भी लायबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट। तो जब भी पैसा आएगा तो क्या हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल। जब भी पैसा हम लोग रिटर्न देंगे तो माय लायबिलिटी विल डिक्रीज, आई विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड। तो मैं ये लिख सकता हूँ पेमेंट इस साइड, सो पेमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड हियर। मैं बात की बात कर रहा हूँ फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, जब भी पैसा इंक्रीज होगा वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, जब भी पैसा डिक्रीज होगा वी विल राइट इट हियर, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ प्लस भी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ये है बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बैंकर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये क्या सर हमें यही वर्ड्स देखने को मिलते हैं? नहीं, कई बार नहीं। कई बार हमें क्वेश्चंस में डेबिट देखने को मिलेगा, कई बार पेमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कोई अलग अलग टर्म्स भी है जो यूज होती है जो हमें लिखने की जरूरत है। ये जो डेबिट साइड है, अगर डेबिट बैलेंस, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, उसका टर्म होता है। क्या टर्म यूज होता है, ये लिख लो, ईदर वी कैन कॉल इट, क्या हम इसे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बुला सकते हैं? बिल्कुल, ये डेबिट साइड तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो गई। क्या हम इसे फेवरेबल बैलेंस बोल सकते हैं ऑफ कैश बुक? फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, बिल्कुल, क्योंकि फेवर, जब हमें हमारे फेवर में कोई चीज होगा तो ऑब्वियसली फेवर मतलब क्या होगा, पॉजिटिव बैलेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा बताओ, अगर मैं सिर्फ बैलेंस बोलता हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो सिर्फ बैलेंस वर्ड से आपको क्या फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव। मैं बोलूँगा मेरे बैंक में बैलेंस है, तो बैलेंस से क्या फीलिंग आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक बोल दो, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक बोलो, या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव बैलेंस। हालांकि पॉजिटिव वर्ड जनरली यूज नहीं होता है, ये मैंने सिर्फ जब ट्रांजैक्शंस वगैरह समझेंगे तब ये काम आने वाली है, रिसीव्ड, इंक्रीज, पॉजिटिव, ये तब काम आएगी। लेकिन जब टर्म्स वगैरह यूज होंगे ना कि बैंक का बैलेंस इतना है, कैश का बैलेंस इतना है, ये सब जो टर्म्स यूज होगी तब ये सब टर्म आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है ना, सिर्फ बैलेंस, उस तरीके से। तो बताओ क्रेडिट साइड के बैलेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्रेडिट साइड को बैलेंस को हम लोग नंबर 1 बोल सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ये फेवरेबल है तो बताओ ये क्या होगा, आप खुद लिख सकते हो, इट इज अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। एंड एक और टर्म यहाँ पे यूज हो जाता है कई बार, जो आपको पता है कि बैंक से अगर हम लोग ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, नेगेटिव बैलेंस को वी कॉल ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक,
ये सब मैं क्यों लिखा रहा हूँ सब समझेंगे, खाली एक बार बेसिक समझ लेते हैं कैश बुक को कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, फिर अपने आएंगे कि BRS का क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ती है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इस साइड को डिफाइन करते हैं कि डेबिट साइड को कैसे लिखेंगे। अगर मैं डेबिट साइड की बात करूँ पासबुक की, मैं इसे क्या बोल सकता है, लेट मी क्लीन दिस। ओके, तो ये जो डेबिट साइड है इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। जी बिल्कुल, ये डेबिट साइड ऑफ पासबुक है तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो इस बैलेंस को हम लोग क्या बनेंगे, वी विल कॉल इट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बताओ क्रेडिट बैलेंस अगर हमारे बैंक में है, हमारे बैंक में अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब अच्छा बैलेंस है हमारे लिए, क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है लेकिन हमारे लिए क्या है, एसेट। तो क्रेडिट बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि देखो हम लोग बुक्स तो बिजनेस का ही बना रहे हैं ना। आप लोग ये बोलोगे कि सर बैंक के लिए तो ये अनफेवरेबल हो गया, फेवरेबल कैसे लिख रहे हो। देखो मैं बैंकर कैसा बुक्स बनाता है वो बता रहा था मैं, लेकिन हम लोग अकाउंट जो बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं, तो अपने बिजनेस की बना रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा बिजनेस, हमारा क्लाइंट या हमारा बिजनेस कौन सा है, हमारा तो बिजनेस ये है जो हम लोग जिसकी गुड्स बेच रहे हैं। हम ना कि बैंकर, हम बैंकर यहाँ पे बैंकर का रोल प्ले नहीं कर रहे। मैं बस बैंकर का बुक समझा रहा था कि बैंकर रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो बैंकर जब अपनी लायबिलिटी लिखता है तो मेरे लिए तो एसेट हुआ ना, राइट। तो उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हैं, फेवरेबल भी बोल सकते हैं। अच्छा वो फेवरेबल है तो डेबिट बैलेंस क्या होगा फिर, अनफेवरेबल। विल कॉल इट अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। एक और चीज देखो, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो सिर्फ पॉजिटिव को बोलने का एक और तरीका क्या हो सकता है, करेक्ट, ओनली बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। इसको हम लोग सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक भी बुला सकते हैं। तो बताओ इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव बैलेंस को याद करो क्या होता है, अगर हम बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं वी कैन कॉल इट ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सो वी कैन कॉल इट ओवरड्राफ्ट या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये सब बैलेंस को कैसे बुलाया जाता है, किस नाम से बोला जाता है, वो एक बार समराइज कर दिया। ये बहुत जरूरी है आपके एकदम कॉपी का फर्स्ट पेज में, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज में होना। ये कैश बुक है जिससे बैंक कॉलिंग की बात कर रहे हैं हम, ये पासबुक है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, दोनों हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग है डेबिट क्रेडिट वो ऑब्वियसली बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो जब भी पैसा आएगा डेबिट, जब भी पैसा रिसीव होगा, जब भी पैसा इंक्रीज होगा तो डेबिट, बिकॉज बैंक इज एन एसेट फॉर अस, और जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। पॉजिटिव बैलेंस इसको हम लोग डेबिट भी बोल सकते हैं कैश बुक के हिसाब से, फेवरेबल बोल सकते हैं हमारे फेवर में, एंड बैलेंस, बैलेंस बोलने से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। क्रेडिट को हम लोग क्रेडिट बोलेंगे, वो सब बात है। अनफेवरेबल बोल सकते हैं क्योंकि हमारे फेवर में नहीं है, नेगेटिव है हमारे लिए। एंड ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा निकाल लेना, ड्राफ्ट ओवर मतलब जितना पैसा है उसे ज्यादा निकाल लिया हमने, तो हमारी लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी सोच के या तो क्रेडिट सोच लो, या एसेट घट गई इसलिए क्रेडिट सोच लो। अब पासबुक में जब हम लोग देखेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, लेकिन बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है, ये वाला ये मेंटेन किया जा रहा है बैंक के द्वारा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर बैंक वाले के लिए लायबिलिटी है तो हमारे लिए फेवरेबल है, करेक्ट। तो बैंक वाला का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे लिए फेवरेबल है, बैंक वाला का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारे लिए सिर्फ बैलेंस भी बोल सकते हो। सेम सिमिलरिटी, अगर उसके वहाँ पे डेबिट दिखा रहा है तो वो मेरे लिए डेबिट बैलेंस है, वो अनफेवरेबल है या फिर वो ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें हमने समझी है, तो ये बहुत काम आएगी हमारे सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, कैसे कोई क्वेश्चन, क्यों BRS पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो देखते हैं। BRS की जरूरत पड़ती है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है ना। पहले ये बताऊंगा कि किस जरूरत पड़ती है, फिर क्वेश्चंस वगैरह पे आएंगे कि सॉल्व कैसे करनी है, ठीक है। तो BRS का सबसे पहले रीजन में आता हूँ। सोचो हम लोग 31 मार्च 2023 को अपनी बुक्स क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है ना। जनरली आपको पता है 31 मार्च को हम लोग अपना बुक्स बंद करते हैं, तो 31 मार्च को हम लोग अपना बुक्स को बंद करना चाहते हैं। क्या हुआ, कैश बुक का बैंक कॉलम अगर मैं बात करूँ, कैश बुक का जब मैं बैंक कॉलम देखता हूँ उसमें मेरा पॉजिटिव बैलेंस, अगर मैं सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बोलूँगा तो इधर दिखाई देगा, तो मेरा वहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस दिखाई दे रहा है। सोचो 1 लाख रुपये, मतलब बिजनेस के हिसाब से, मेरे हिसाब से बैंक में कितने रुपए होने चाहिए, 1 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन जब हम पासबुक को देख रहे हैं, पासबुक वाला बोल रहा है कि आपके पास पॉजिटिव, देखो मैं किस साइड लिख रहा हूँ, क्योंकि बैंक का क्रेडिट होगा, क्योंकि मेरा अगर एसेट है तो बैंक के लिए क्या होगी, लायबिलिटी। ये सब चीज बहुत समझने के लिए, ठीक है ना, कि ये बहुत गौर देने वाली चीज है कि हम कहाँ लिख रहे हैं। अगर मेरा डेबिट साइड में पॉजिटिव बैलेंस है तो उसके क्रेडिट साइड में होना चाहिए, लेकिन बैंक यहाँ बता रहा है कि सर आपका पॉजिटिव बैलेंस सिर्फ 60,000 ही है। बताओ क्या ऐसा होना चाहिए,
बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे हिसाब से बैंक में अगर 1 लाख रुपए है तो बैंक के हिसाब से भी मेरा पैसा वहाँ पे 1 लाख ही होना चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा है नहीं। अब बिजनेसमैन को इसका रीजंस ढूंढना होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा होना तो चाहिए नहीं था। अब इसके रीजंस क्या होते हैं देखो। नंबर 1, हमने कोई चेक डिपॉजिट किया था। अब इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है जो हमें समझनी है। ये चैप्टर इसीलिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जनरल स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स यूज होते हैं वो हम लोग इतने फेमिलियर नहीं होते उससे, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं, बहुत ज्यादा काम आएंगे फ्यूचर में भी, ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजीज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म्स है तो टर्म्स जो है ये टर्म्स बहुत ध्यान से समझना है, और चाहो तो नोट डाउन कर लेना साथ साथ। ये जो टर्म्स यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कोई कस्टमर ने हमें चेक दिया, हमने बैंक में उसे डिपॉजिट किया, राइट। याद करो कोई भी चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री वी पास। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, राइट। हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट करके टू कस्टमर करके यहाँ पे पॉजिटिव में लिख दिया। हमारे हिसाब से बैंक में पैसा आ गया क्योंकि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब वो चेक क्या करते हैं हम लोग, सामने वाले बैंक को दे देते हैं। हमारे जो बैंक है बैंकर को दे देते हैं, बोला ये चेक हमारा है आप रख लो, हमने डिपॉजिट कर दिया। अब वो चेक होता क्या, ये प्रोसेस को भी समझाता हूँ फिर इसमें पीछे आऊंगा वापस से। प्रोसेस क्या आता है, क्या होता है। ये बिजनेस हाउस है और लेट्स सपोज ये हमारा बैंक है। हमारा बैंक सोच लो हमने अकाउंट खोला हुआ है एक्सिस बैंक, ठीक है ना। तो हमारा अकाउंट किसमें है, हमारा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में। बात करते हैं कस्टमर की। कस्टमर जिसने अपना अकाउंट खोला हुआ है HDFC बैंक में, तो हमारा कस्टमर है, उसने बैंक अकाउंट कहाँ खुला रखी है, HDFC बैंक में। हमारा अकाउंट कहाँ पे, एक्सिस बैंक में, ठीक है ना। ध्यान से समझना इसको। अब कस्टमर हमें चेक देता है, राइट। तो हमने क्या किया, चेक को बैंक में डिपॉजिट करना होगा, ऑब्वियसली पैसा नहीं दिख रहे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर जो हमें चेक दे रहा है वो तब कौन सी बैंक की होगी। ऑब्वियस सा बात है कि कस्टमर का अकाउंट अगर HDFC बैंक में तो कस्टमर हमें जो चेक देगा वो कौन सा बैंक का होगा, HDFC बैंक का होगा। लेकिन हम जो डिपॉजिट करेंगे उस चेक को वो कौन से बैंक में करेंगे, ऑब्वियसली एक्सिस बैंक में, क्योंकि हमारा अकाउंट तो HDFC में है ही नहीं, ठीक है ना। अब बताओ हम अगर ये चेक एक्सिस बैंक को देंगे कि एक्सिस बैंक ये पैसा क्लियर कर पाएगा, क्या एक्सिस बैंक के पास इतना पावर है कि उस कस्टमर का पैसा HDFC से ऑटोमेटिकली निकाल ले, नॉट पॉसिबल। एक्सिस को क्या करना होगा, एक्सिस के पास जो हम लोग चेक देंगे कि मेरे पास एक कस्टमर से चेक आया है, एक्सिस बैंक क्या करेगा, ये चेक भेजेगा HDFC के पास। एक्सिस बैंक ये चेक भेजेगा HDFC के पास, इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरिंग। ये जो वर्ड्स है ये सब आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं या फिर क्वेश्चंस में रेट करने में काम आएंगे। कस्टमर ने जो चेक हमें दिया, हम लोग बोलते हैं रिसीव्ड चेक, इसको बोलते हैं रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर। ये वर्ड क्या लिखेंगे, रिसीव्ड दिया रहेगा। हमने जो एक्सिस बैंक को डिपॉजिट किया इसको बोलते हैं डिपॉजिट ऑफ चेक। और इसका एक और टर्म यूज होता है जो आप लोग को क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, दैट इज चेक पेड इनटू बैंक। ये टर्म बहुत बार आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो ये टर्म्स अगर आपको लिखना है मेनली, डिपॉजिट का मतलब और पेड इनटू बैंक का मतलब सेम है। पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, सेम मीनिंग। हमने क्या किया, कस्टमर से जो चेक रिसीव हुई थी उसको बैंक में पे कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, राइट। एक्सिस बैंक क्या करेगी, इस चेक को क्लियरिंग के लिए भेजेगी, ठीक है ना। एक्सिस बैंक का अगर चेक होता तो, अगर कस्टमर का अकाउंट भी एक्सिस में होता तो तब ये क्लियरिंग में टाइम नहीं लगता। हमारे अकाउंट में अगर हमने 10,000 डिपॉजिट किया है कैश बुक में तो बैंक में भी 10,000 आ चुका होता, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगती है। टाइम कब लगता है, जब हमारा चेक जो हमें मिला है वो कोई दूसरे बैंक का है, ठीक है ना, या आउट स्टेशन है, कहीं और स्टेट का, कहीं और जगह का है, दूसरे बैंक का, तो उसमें कई बार क्लियरिंग में टाइम लग जाता है। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग, ठीक है ना। अब ये क्लियरिंग में जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ये ऑनर हो जाएगा, ऑनर मतलब पेमेंट आ जाएगी हमारे पास। दूसरा ऑप्शन डिसऑनर हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में आपको डिसऑनर वाला केस भी मिलेगा, तो इसलिए मैं अभी एक समराइज्ड वीडियो जो अपने बना रहे हैं यहाँ पे, तो समराइज्ड लेक्चर में अपने सब कुछ लिख ले रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो चेक ऑनर हो जाएगा या फिर चेक डिसऑनर भी हो जाता है कई बार, ठीक है ना। तो डिसऑनर होगा तो क्या होगा ये भी हमें समझना है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी एंट्री कर रखी है कैश बुक में, बैंक में पैसा आया ही नहीं है, तो क्या करना है। दूसरा रीजन, हमने तो डिपॉजिट कर दिया चेक, हमने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में अभी तक एंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि चेक ऑनर तो होगा लेकिन उसको होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसका मैं एग्जांपल्स वगैरह दूंगा, लेकिन अभी आप टर्म समझो कि होते क्या है, ठीक है ना। ये कब होगा, क्यों हो रहा है, BRS क्यों बन रहे हैं, वो सब तो अपने बात करेंगे, लेकिन ये टर्म्स वगैरह पहले समझो। ये एक केस हो। अब जब हम लोग पेमेंट देते हैं अपने सप्लायर को, सोचो ये हमारा सप्लायर है और सप्लायर की बैंक है ICICI। अब सप्लायर ने अकाउंट कहाँ खोल रखा है, ICICI बैंक में।
ठीक है ना। अब बिजनेसमैन, हम सप्लायर को पैसा देते हैं, तो हम जब सप्लायर को पैसा देते हैं, इसे रिसीव नहीं जो बोला जाता है, इसको पेड बोलना चाहिए, लेकिन पेड वर्ड ये कहाँ यूज करते हैं जनरली, एक्सिस बैंक। अगर आप क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे पेड टू सप्लायर, तो ऑब्वियसली वो तो समझ में आ रहा है कि सप्लायर को पे कर रहा है, लेकिन ये जो चेक इशू करते हैं हम लोग, इस टर्म को जनरली लोग क्वेश्चन में बोलते हैं चेक इशूड और ड्रॉन। इशू वर्ड तो फिर भी सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि बेसिक सा टर्म है, चेक इशू कर रहे हैं, लेकिन एक टर्म जो हम लोग को थोड़ा सा परेशान करता है वो है चेक ड्रॉन। चेक ड्रॉन मतलब चेक हमने ड्रॉ किया, चेक ड्रॉ करके भेजा मतलब चेक हमने इशू किया। तो ये टर्म्स ध्यान रखना है। बिजनेस ने क्या किया, चेक इशू किया मतलब ड्रॉ करके दिया किसको, सप्लायर। अब सप्लायर के पास ऑप्शन क्या है, सप्लायर क्या करेगा, इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करेगा, लेकिन क्वेश्चन कभी डिपॉजिट वाला वर्ड नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट वाला वर्ड हमारे लिए यूज होता है कि हमने चेक डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्यों बताओ क्या होगा, क्योंकि हमने जो चेक सप्लायर को दिया है वो तब तक वहां से कटेगा नहीं हमारे बैंक से जब तक सामने वाला उसको अपने बैंक में नहीं देगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ये बोलते हैं कि वी हैव इशूड चेक बट दैट चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ऐसा क्या मतलब है इसका, हमने ऑलरेडी चेक दे दिया है, तो हमने चेक दिया तो ऑब्वियसली हमने कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया होगा कि भाई हाँ मेरा पैसा चला गया, लेकिन सप्लायर जब तक अपने बैंक के पास जाएगा नहीं, उसका बैंक जब तक मेरे बैंक के पास आएगा नहीं, तब तक उसे पैसा तो मिलेगा नहीं। तो कई बार क्या होता है, वो प्रेजेंट कर देता है लेकिन क्लियरिंग में टाइम लग जाता है, कई बार वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। जो टर्म्स हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे वो सारे यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं। कस्टमर से चेक रिसीव होता है, उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसको ये लोग कई बार बोलते हैं चेक पेड इनटू बैंक। हमारा बैंक वहाँ पे जब चेक भेजता है, इसको बोलता है क्लियरिंग, तो बोलते हैं क्लियरिंग में टाइम लग गया, ठीक है ना, नॉट क्लियर्ड, नॉट कलेक्टेड, ऐसा ही बोलते हैं, नॉट कलेक्टेड भी बोलते हैं, कलेक्शन भी बोलते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है ना। तो चेक चला गया हमारे तरफ से लेकिन ये कलेक्ट अभी तक नहीं हुआ, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। उसी तरीके से जब हम कस्टमर, जब हमारा कस्टमर, हमारा जो सप्लायर है, उसे जब हम चेक देंगे तो इसे बोला जाता है चेक इशू या चेक ड्रॉन। हमने चेक ड्रॉ किया है, तो चेक ड्रॉन या चेक इशू उसके पास आ गया, तो क्या क्या हो सकता है रीजन, अब वो डिपॉजिट ही नहीं करेगा तब तक हमारा पैसा नहीं कटेगा, जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा। प्रेजेंटिंग मतलब वो जब अपने बैंक को प्रेजेंट करता है चेक, तभी उसकी बैंक हमारे बैंक के पास आएगी और पैसा हमारे अकाउंट से कटेगा। तो जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक को, तो आईसीआईसीआई बैंक जब तक एक्सिस के पास नहीं आएगा हमारे अकाउंट से पैसा नहीं कटने वाला। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज है और क्या क्या केस हो गए वो अपने अभी क्वेश्चन में देते हैं। तो ये टर्म्स आपको बहुत ध्यान से देखने थे। अब आते हैं वापस से हमारे केस पे। तो ये हमारा केस था कि हमारे अकाउंट में हमारे हिसाब से कैश बुक में 1 लाख रुपए है, लेकिन पासबुक बता रहा है कि नहीं सर आपके पास सिर्फ 60,000 रुपए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्या रीजंस हो सकते हैं, ये सब देखते हैं। रीजंस पे आता हूं मैं। ये क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं तो अपने रीजन भी समझेंगे और क्वेश्चंस को भी साथ साथ में करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो साथ साथ में आप लोग, तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा अपना और रीजन भी समझ में आएगा। लिखते हैं यहाँ पे अपना वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹1 लाख। ये क्वेश्चन में या तो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन में दी रहती है, स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा कोई बैलेंस नहीं देखने को मिल रहा है तो वो लास्ट में मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, दोनों बैलेंस दे देता है, बोलता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक समथिंग, जो भी एक बैलेंस दे देती है। तो दो बैलेंस अगर साथ में दिया हुआ है तब क्या करना है, तब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, तब आप कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि जनरली एक क्या बोलते हैं प्रैक्टिस क्या है कि जो पहला बैलेंस दिया रहता है हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। हालांकि कई लोगों को क्या लगता है सर हमें कैश बुक ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, पासबुक में थोड़ा उल्टा अकाउंटिंग हो जाता है, ठीक है समझ में आता है, ऑपोजिट है, क्योंकि हमारे लिए जो डेबिट है वो उनके लिए क्रेडिट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं कैश बुक से चालू करने का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि दोनों में सेम आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप तरीका समझ जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 60,000 एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम जो बैलेंसेस लेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि पासबुक का बैलेंस एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। तो 60,000 मैंने बस समझाने के लिए बोला है आपको, तो ये बैलेंस को मैं एक बार हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये जो 60,000 ये हाइपोथेटिकल है। बस एक चीज समझ में आ रहा है कि हमारा बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पहला आपको दिया जा रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, और बैलेंस एज पर पासबुक दे भी सकते हैं और नहीं भी दिया जा सकता है। अब ट्रांजैक्शन एक एक करके रिकॉर्ड करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे इसमें, सोचो क्वेश्चन में दिया हुआ है
डिपॉजिटेड चेक, बहुत बेसिक से एग्जांपल लेंगे, जो डिफिकल्ट होगा उसको हम लोग पीडीएफ लेके सॉल्व करेंगे। अभी मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। डिपॉजिट चेक रुपीज 20,000, बस इतना लेके छोड़ दिया। मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि देयर आर फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर नॉट मैचिंग ड्यू टू द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन सीधा इतना बोलेगा कि डिपॉजिट चेक, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्लियरली और ज्यादा डिफाइन करने के लिए कि डिपॉजिटेड चेक बट नॉट क्लियर्ड या नॉट कलेक्टेड, ठीक है ना, पहले रीजन। दूसरा, चेक ड्रॉन ऑफ रुपीज 15,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है, हमने चेक ड्रॉ कर दिया है, इशू कर दिया है, लेकिन अभी तक सामने वाले सप्लायर ने उसे प्रेजेंट नहीं किया है। नंबर 3, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ₹300। अब इसमें और भी कई बार क्वेश्चन में क्लियर रहता है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, लेकिन हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि बैंक चार्जेस डेबिट हुआ है तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तभी ये लोग ये क्वेश्चन में दे रहे हैं उसे। नंबर 4 क्या हो सकता है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹15,000 in our account, but intimation, ये वर्ड भी कई बार आपको दिखेगा, ये वर्ड भी आपके लिए नया है। बेसिकली इंटीमेशन मतलब होता है इंफॉर्मेशन, उसका जो बैंक वाला हमें बताएगा ना कि आपके कस्टमर ने पैसा दिया है, तो इंटीमेशन ऑब्लिक इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड आफ्टर। अब एक चीज जो बेसिक आपको देखना है, ये जो बीआरएस बनता है ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। जैसे कि ये जो बैलेंस है ये है एज ऑन 31 मार्च 2020। अब क्वेश्चन क्या बोलती है, यहाँ पे बोला सोचो डिपॉजिटेड चेक, यहाँ पे भी मैं डेट लिख देता हूँ ऑन 25 मार्च। ये रेलेवेंस बताऊंगा डेट का क्या रेलेवेंस है। चेक ड्रॉन, सोचो हमने चेक ड्रॉ किया है ऑन 28 मार्च, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेट लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखने से भी चलेगा, या इन द मंथ ऑफ मार्च भी लिख सकते हैं हम लोग। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹50,000 इन अकाउंट बट इंटीमेशन वाज रिसीव्ड आफ्टर 31 मार्च, ठीक है ना। एक बार इस बेसिक 4 एडजस्टमेंट्स को लेके देखते हैं कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा वो समझेंगे। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई है। ये हमारा कैश बुक का बैलेंस 1 लाख है, लेकिन पासबुक में कुछ और है, क्या है हमें पता नहीं, हो सकता है एग्जामिनर दे दे, हो सकता है ना भी दे, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। हेडिंग में लिखते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा और इससे इजी फॉर्मेट पूरे अकाउंटिंग में नहीं, क्योंकि ये कुछ भी फॉर्मेट नहीं है। बेसिकली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम, बस। तो सर क्या बीआरएस सॉल्व करने के और भी तरीके हैं? बिल्कुल, बीआरएस सॉल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं बेसिकली। एक डेबिट एंड क्रेडिट वाला तरीका होता है जो कोई बुक में आपको देखने को मिलेगा। एक ऐड एंड लेस वाला तरीका होता है जो काफी सारे बुक्स में देखने को मिलता है अपने को। एंड तीसरा तरीका है प्लस एंड माइनस वाला। लेकिन ये तीसरा तरीका या फिर जो भी एक तरीका ये है आउट ऑफ 3, ये तरीका सबसे इजी एंड सबसे सिंपल है। डेबिट क्रेडिट वाले में भी आप कंफ्यूज होने वाले हो, एडलेस वाले में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस है तो पासबुक सोचो ये करो वो करो, बहुत झमेला वाला है, उसमें जाएंगे नहीं अपने। सिंपल सा तरीका है, अगर कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो कैश बुक में करेंगे। हमको ये देखना ही है कि स्टार्टिंग का जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मेरा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम कैश बुक के हिसाब से ही सोचेंगे, जो भी चेंजेस करना है वो कैश बुक में ही करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस दिया हो या नेगेटिव बैलेंस दिया हो। सिमिलरली अगर मेरा पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो बैलेंस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जो बैलेंस हमें दिया हुआ रहेगा एग्जाम में। हो सकता है एक बैलेंस दिया रहे, दूसरा बैलेंस निकालना हो, तो जो बैलेंस दिया हुआ रहेगा हमें, जिस बैलेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग चेंजेस उसी में करेंगे। इफ माय स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक
अगर मैं पासबुक से स्टार्ट कर रहा हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर वो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो चेंजेस मैं करूँगा पासबुक में। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हम लोग चेंजेस करेंगे कैश बुक में, एज सिंपल एज दैट। कोई हम लोग को झमेला में जाना नहीं। लेकिन यही अगर आप एडलेस वाले तरीका में जाओगे तो आपको उल्टा समझाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा ये देखना, क्योंकि बीआरएस को सॉल्व करने का जैसे मैंने 3 वैसे तरीका बताया, डेबिट क्रेडिट वाला, प्लस माइनस वाला, एडलेस वाला, वैसे ही समझाने का तरीका भी डिफरेंट होता है। कई बार क्या करते हैं हम लोग इस तरीके से समझाते हैं, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक कम हो गया। इस तरीके से क्या होता है ना, सामने देखने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कैश बुक था और कौन सा पासबुक था। हमें लग रहा है कि हम समझा रहे हैं कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है, लेकिन सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करते हुए मैं एक दूसरा तरीका निकाला है मैंने, तो उस पर आते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप कैश बुक का क्वेश्चन करोगे, एक कैश बुक बना लेना बगल में, मतलब पूरा कैश बुक का फॉर्मेट नहीं बनाना है, सिर्फ प्लस माइनस देखना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका से करेंगे। ये कैश बुक है एंड ये पासबुक है, ठीक है ना। तो जो भी कैश बुक में ट्रांजेक्शन आएगी वो कैश बुक में लिखेंगे, जो पासबुक में आएगा वो पासबुक में लिखेंगे। एंड जब भी कोई आप क्वेश्चन कर रहे हो, वो टी फॉर्मेट आपके दिमाग में या आपके स्क्रीन के सामने या कोई भी आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो आपके कॉपी में होना चाहिए। क्या कि जब भी कैश बुक है और ये पासबुक है, सोच लो, तो कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, ऑब्वियसली पासबुक का भी डेबिट एंड क्रेडिट। लेकिन कैश बुक का डेबिट साइड हमारे लिए प्लस है, मतलब पैसा इंक्रीज होगा, और क्रेडिट साइड हमारे लिए नेगेटिव है, मतलब पैसा जब भी डिक्रीज होगा। सिमिलरली पासबुक में उल्टा होगा, जब पैसा डिक्रीज होगा तो वी विल डेबिट, एंड जब भी पैसा इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट है, ठीक है ना। तो इस तरीका से ये जो है हमारे माइंड में होना चाहिए, लेकिन माइंड में रहा हुआ तो भूल जाता है। नॉर्मली तो हमें पता है ये कैश बुक में क्या होती है। तो ये जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम में हो, क्लास में हो, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये प्लस ये 2 चीज आपके स्क्रीन में होना चाहिए विद द सोल्यूशन। एंड मेन जो सोल्यूशन आपको एग्जामिनर को दिखानी है वो ये सोल्यूशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का पहला पॉइंट था, वी हैव अ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 1 लाख रुपया। अब कैश बुक का डेबिट बैलेंस हर चीज आपको ये बता देगी। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपके पास है, इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपए का पॉजिटिव बैलेंस है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और वी कैन राइट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या इसे हम लिख सकते हैं फेवरेबल बैलेंस, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई थी। देखो जो हमने वो स्क्रीन हमने हटा दिया है। तो आपने नोट कर लिया होगा ऑलरेडी वो कि वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस है, या हमारे लिए पॉजिटिव बैलेंस है, या हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है। तो मैं लिख रहा हूँ इसको बैलेंस एज पर कैश बुक। तो पॉजिटिव बैलेंस है तो मैं प्लस साइड में लिख रहा हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिपॉजिटेड चेक ऑफ 20,000 ऑन 25 मार्च। अब यहाँ पे क्यों दे रहा है? अगर पूरी लाइन आप देखोगे, पूरी लाइन क्वेश्चन में कई बार ये रहती है कि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है बट इट इज नॉट येट क्लियर्ड। जो मैंने क्लियर वाला चीज समझाया था आपको कि चेक डिपॉजिट हो जाता है लेकिन वो क्लियरेंस के लिए जाता है, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैंने ये बोला था, कस्टमर ने चेक दिया हमें, हमने डिपॉजिट किया है, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये क्लियरिंग में कई बार टाइम लग जाती है। तो हमने 25 मार्च को डिपॉजिट किया, हो सकता है चेक क्लियर होते होते 2 या 3 अप्रैल हो जाएंगे, लेकिन हम बीआरएस का बना रहे, वी आर प्रिपेयरिंग इट ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को अगर मैं देखूंगा तो कैश बुक में पैसा आ चुका है, हमने कैश बुक में ऑलरेडी इस पैसा को रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन पासबुक में अभी तक पैसा आया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चेक अभी तक क्लियर हुआ नहीं। वो होगा कब? वो 2-3 दिन बाद, मतलब अप्रैल में 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख होने वाला है, लेकिन 25 मार्च को वो पैसा अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें यहाँ पे समझना होगा, एनालाइज करना होगा कि हुआ क्या अभी तक। तो कैश बुक में ऑलरेडी कितना अमाउंट था यहाँ पे 20,000, तो हमने ऑलरेडी कैश बुक में इस पैसा को प्लस कर दिया होगा कि भाई हमने चेक डिपॉजिट किया है। तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कैश बुक में हमने इसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन पासबुक में ये पैसा अभी तक आया नहीं है एज ऑन 31 मार्च। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर वो ऑनर हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था, अगर वो चेक ऑनर हो जाएगा, अगर ये चेक ऑनर हो जाती है तो पैसा आएगा, ऑब्वियस सा बात है। और चेक अगर डिसऑनर होता है, डिसऑनर क्यों होता है? क्योंकि अगर चेक 3 महीने से पुराने हो जाते हैं, सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है, कई बार कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं होता है, तो ये कारण से डिसऑनर भी होता है। अगर चेक ऑनर हो जाता है तो ये पैसा बैंक में आएगा, लेकिन कब आएगा? 31 मार्च के बाद। अगर आ चुका होता तो हम लोग बीआरएस में इस क्वेश्चन को नहीं देख रहे होते। अब हमें क्या करना है, हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव था बनाना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो यहीं पे आपको समझना है, अगर कोई रेक्टिफिकेशन सोच लेगा, हमारे दिमाग देखो, हमारा दिमाग क्या बोलता है? हमारे दिमाग सिंपल से ये बात बोलता है कि सर अगर कैश बुक में 20,000 रुपये आया है तो सिंपल सा बात है पासबुक में भी 20,000 आना चाहिए। तो सबको क्या लगेगा, सबको क्या करते हैं, 20,000 पासबुक में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये गलत है। हमें क्या करना है, हम बना रहे हैं बीआरएस, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक,
और हमें सोचना है एज पर कैश बुक। इसका मतलब जो भी चेंजेस हमें करनी है वो किस में करना होगा, कैश बुक में। हमें पासबुक को हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक। वी कैन डू ओनली करेक्शंस इन कैश बुक, वी कैन नॉट टच द पासबुक। हम पासबुक को टच ही नहीं कर सकते। सोच लो यहाँ पे पासबुक में कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। बस एनालाइज करने के लिए देखेंगे कि अभी तक क्या हुआ है, ठीक करने के लिए हमें कैश बुक की ही मदद लेनी होगी, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे प्लस 20,000 है, यहाँ पे 0 है, तो हमारा मोटिव है दोनों को 0 करना है। बताओ क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, सॉरी। तो बताओ इक्वल कैसे करेंगे, चेंजेस तो यहाँ किया नहीं जा सकता। तो बताओ यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ये भी 0 बन जाए। ऑब्वियसली माइनस 20,000 करेंगे तो जैसे वो 0 है वो ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि हम अगर इसे हाथ लगा सकते थे। मैं वापस से बताता हूँ, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता पासबुक तो बताओ क्या होता फिर, तब मैं इसे कुछ नहीं कर सकता था। तब मेरे पास ऑप्शन रहता कि मुझे जो भी चेंजेस करना है वो कहाँ पे करने हैं, मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो पासबुक में करने हैं। तब मैं क्या करता, तब मैं वहाँ पे प्लस करता, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो मुझे वहाँ भी 20 ही बनानी होती। लेकिन मेरा कैश बुक यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हम जो भी चेंजेस करने वाले हैं वो किस में करेंगे, कैश बुक में। पासबुक को हम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ये एकदम क्लियर रहना है। तो यहाँ पे क्या करने से दोनों सेम हो जाएगा। अगर वहाँ पे 0 है, इसे 0 बनाना है तो माइनस 20,000। अब कैसे लिखेंगे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ट्रांजैक्शन का नाम लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड। जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम आपको एग्जैक्टली लिखना है, ठीक है ना। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो चेक डिपॉजिट हुआ है, नॉट क्लियर्ड, माइनस साइड में लिखेंगे 20,000, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। चेक ड्रॉन ऑफ 15,000 ऑन 28 मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दिखाता हूँ क्या हुआ है, हमने चेक इशू किया है, ड्रॉ किया है हमारे क्रेडिटर को, मतलब हमारे सप्लायर को, लेकिन अभी तक उसने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, मतलब वो अभी तक अपने बैंकर के पास चेक जमा देने गया नहीं है। अब अगर हमने चेक इशू किया है तो ऑब्वियसली हमने चेक पेमेंट किया, किसी को पे किया है, किसी कस्टमर को, हमारे सप्लायर को ऑब्वियसली। तो हमने अगर चेक पे किया है, इशू किया है, तो ऑब्वियसली हमने क्या कर दिया होगा, हमारे कैश बुक में माइनस कर दिया होगा। अमाउंट कितना था, 15,000। तो हमने ऑब्वियसली अपने कैश बुक में इसको ऑलरेडी माइनस कर दिया होगा। लेकिन क्योंकि अभी तक सप्लायर ने सामने वालों को प्रेजेंट नहीं किया, कब, क्योंकि क्रेडिटर ने अभी तक अपने बैंक में उसको प्रेजेंट नहीं किया, अपने बैंक से अभी तक पैसा कटा नहीं है। क्योंकि जब तक वो अपने ICICI बैंक के पास जाएगा नहीं, ये देख लो बैंक, जब तक मेरा सप्लायर अपने ICICI बैंक के पास जाएगा नहीं अपना चेक के लेके, तब तक ICICI बैंक मेरे पास आएगा नहीं, मेरे बैंक के पास पैसा लेने के लिए। तो मेरे बैंक से अभी तक पैसा कटा नहीं है। क्यों, बिकॉज द सप्लायर हैज नॉट प्रेजेंटेड द चेक येट, ठीक है ना। तो जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा मेरे बैंक से पैसा नहीं कर सकता। इसका मतलब पासबुक में यहाँ पे कोई भी एंट्री अगेन नहीं है। अब बताओ हमारे पास ऑप्शन क्या है, किसे ठीक करेंगे हम, कैश बुक को। बताओ यहाँ पे क्या करने से ये 0 बन जाएगा, ऑब्वियसली प्लस 15,000। तो यहाँ पे हम अगेन ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ट्रांजैक्शन में क्या करना होता है, सेम क्वेश्चन को छापना है, लेकिन उतने अमाउंट वगैरह डिटेल में देने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बस इतना ही लिखने का जरूरत है। और यहाँ पे लिख देंगे 15,000। एंड यहाँ माइनस में आपको ब्रैकेट देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस साइड ही है। अगर एक कॉलम होता तो प्लस को लिखने के लिए प्लस, माइनस को लिखने के लिए नेगेटिव या फिर ब्रैकेट देते, लेकिन क्योंकि ये कॉलम ही नेगेटिव है तो इसमें माइनस देने की या ब्रैकेट देने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। देखो कई बार क्या होता है, बैंक गलती से हमें कुछ चार्जेस प्लस कर देता है, गलती से माइनस कर देता है। ऑब्वियसली आप लोग को लगेगा सर चार्जेस तो माइनस ही होते हैं हमेशा, प्लस कैसे बोल रहे हो। देखो कई बार ना हम लोग मिस्टेक्स की तो बात कर रहे हैं, तो बैंक गलती से कई बार क्वेश्चन लिख देता है बैंक क्रेडिटेड आवर बैंक बाय रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं जैसे बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड आवर अकाउंट, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड। देखो बैंक अगर क्रेडिट करेगा मतलब क्या करे, प्लस कर रहे हैं। तो बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड आवर अकाउंट मतलब गलती से उसने प्लस कर दिया। तो ये सब हम लोग को क्वेश्चन से समझना, ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में अच्छा बैंक तो चार्जेस ही माइनस करते हैं तो वो डेबिट होगा, ऐसा नहीं सोचना है। क्लियरली देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो बैंक ने क्या किया है, 300 रुपए डेबिट किया है। तो बैंक ने 300 रुपया डेबिट किया, मतलब बैंक ने क्या किया, माइनस किया हुआ है। अच्छा, तो बैंक ने, अगर मैं इसको ठीक करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, एनालाइज करते हैं इसको क्या किया इसमें। तो बैंक ने क्या किया है, हमारे अकाउंट से 300 रुपया माइनस किया हुआ है, ठीक है ना। बैंक ने 300 रुपया माइनस किया है, तो और हमने इसकी एंट्री अभी तक नहीं की है। क्या होना चाहिए भूल जाओ, क्या होना चाहिए हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि अब क्या होना चाहिए वो आप देखोगे तो फिर आप गलती भी कर बैठोगे। हो सकता है यहाँ पे तुक्का लग जाए कि सर हमें भी लग रहा था कि माइनस होना चाहिए, हमने माइनस कर दिया, देखो आंसर भी मैच हो गया। तुक्का लग जाएगा कई बार, लेकिन तुक्का 1-2 बार लगेगा, बाकी आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। इसे तुक्का में मत जाना, जो तरीका है वही फॉलो करना है यहाँ पे।
हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की थी, बैंक ने 300 रुपये माइनस कर रखा है और हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो किस में करने हैं, कैश बुक में। बताओ क्या करने से दोनों मैच हो जाएगा, -300, तो माइनस साइड में लिखेंगे 300 और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या रहेगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या फिर अब सिर्फ लिख दो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹15,000 इन आवर बैंक अकाउंट बट इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड आफ्टर 31 मार्च। इसका मतलब क्या हुआ है, कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में आकर पैसा डिपॉजिट कर दिया 15,000। इसका मतलब पक्का बैंक में पैसा आया होगा, तो बैंक में 15,000 रुपीज मेरे आए हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हमें इंफॉर्मेशन कब मिला, हमें इंफॉर्मेशन मिला है 31 मार्च के बाद, ठीक है ना। अब बताओ करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो कैश बुक में करना है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ भी प्लस करनी होगी, तो वी विल ऐड 15,000 हियर, ठीक है ना। ये 4 ही ट्रांजेक्शन थी इस क्वेश्चन में, तो इसको टोटल करते हैं, कितना आ रहा है चेक करो। अब टोटल करने का तरीका भी देखना, कई बार इसमें भी मिस्टेक हो जाती है हमसे, सारा कुछ राइट हो गया लेकिन टोटल करने में हमने मिस्टेक कर दिया। इस साइड का टोटल हमें दिखा रहा है 1,30,000 और इस साइड का टोटल हमें दिखाई दे रहा है 20,300। यहाँ पे आपको कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमें क्या लगता है लेजर में जैसे बैलेंसिंग होता है, इस साइड कम है इस साइड बैलेंस शीट ही लिख देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेंसिंग करने के बारे में सोचना ही मत। पॉजिटिव साइड देखो टोटल कितना है 1,30,000 और माइनस साइड देखो कितना है 20,300, 20,300। इसका मतलब अगर पॉजिटिव 1,30,000 है, नेगेटिव 20,300 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, 1,09,700, ठीक है ना। 1,09,700 रुपए का डिफरेंस है। अब ये किसकी बैलेंस है, अगर ये बैलेंस कैश बुक का है तो ये जो बैलेंस निकल के आया है किसका है, पासबुक, ठीक है ना। यहाँ कैश बुक की बैलेंस है तो जो बैलेंस हम लोग निकाल रहे हैं वो पासबुक का होगा। अगर ये पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो जो हम लोग बैलेंस निकालेंगे वो कैश बुक का होगा, ऑपोजिट वे, ठीक है ना। कैश बुक है तो पासबुक, पासबुक अगर है तो कैश बुक। प्लस अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा है तो इसकी बैलेंस पॉजिटिव निकल के आएगी, अगर नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है तो नेगेटिव निकल के आएगी। एंड अमाउंट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों जो माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है वो। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे एकदम टोटल करने के बाद। पॉजिटिव को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पासबुक का बैलेंस है, या तो हम लोग लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस, या लिख सकते हैं फेवरेबल बैलेंस, या लिख सकते हैं बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और लिखनी कहाँ पे है, पॉजिटिव वाले के नीचे लिख दो, तो आपको भी इजी रहेगा कि हाँ पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा था तो हमने पॉजिटिव के नीचे लिख दिया। तो पॉजिटिव के नीचे आप टोटल लिख दो 1,09,700, ठीक है। तो एकदम बेसिक सी क्वेश्चन थी। एक और क्वेश्चन अपने लास्ट देखेंगे आज के लिए, एक बेसिक सा रहेगा, एक बार बेसिक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। तो आज एक और बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर लूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन को रीड करूंगा साथ साथ में, ठीक है ना, और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है ना। तो हमें 31 मार्च 17 की, अच्छा अब ये क्लियर है, अब आपको भी दिख रहा होगा क्लियरली। Okay. So from the following particulars, prepare a BRS as on 31st March 2017. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमें दिया हुआ है 10,000, और आपको याद होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ जो मैं आपको बनाने बोलता था। तो हमारे पास ये है कैश बुक, तो ये हमारे पास कैश बुक, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, मतलब प्लस, ये है माइनस, ये है पासबुक, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग में या कॉपी में या कोई भी सोल्यूशन जब हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास होनी चाहिए।
दूसरा चीज जो हमारे पास होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, एक कैश बुक और एक पासबुक जो हम बनाएंगे यहाँ पे। तो एक हम लोग कैश बुक बना के रखेंगे इस तरीका से, एक हम लोग पासबुक बना के रखेंगे इस तरीके से, ताकि एनालाइज कर सके। और मैं सिर्फ अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन का तरीका दिखाऊंगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ VRS, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपने VRS, ठीक है ना। स्टेटमेंट में लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर्स का कॉलम जगह छोड़ देता हूँ, ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड है, ठीक है ना। प्लस और माइनस ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है। कैश बुक ये, पासबुक ये। तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस अगर हमें स्टार्ट करना है, इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है 10,000। तो क्या करेंगे हम लोग, VRS में लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव साइड में 10,000, ठीक है ना। एक चीज और समझ में आ गई यहाँ से कि अगर कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो भी चेंजेस हम करेंगे वो किस में करेंगे? कैश बुक में। हम पासबुक को हाथ नहीं लगा सकते। तो ये जो दो चीज हमें समझना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, तो डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। दूसरा, कैश बुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो भी चेंजेस करेंगे वो कैश बुक में करेंगे, ठीक है ना। पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अ चेक फॉर ₹1000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले एंट्री कहाँ करते हैं? ऑब्वियसली कैश बुक में। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि ये बैंक में अभी तक डिपॉजिट या क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा दिया। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर्ली रीड नहीं करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट होगे, तो यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है देखो, क्वेश्चन बोलता है चेक फॉर 1000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्वेश्चन बोल रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मतलब हमने कोई चेक डिपॉजिट किया है, पक्का बैंक में पैसा आया होगा, लेकिन अभी तक हमने कैश बुक में ही इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। उल्टा हो गया, देख लो। नॉर्मली चेक डिपॉजिट होता है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, बैंक में पैसा क्लियर होकर नहीं आता है तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसको बिना रिकॉर्ड किए हमने बैंक में भेज दिया। तो बैंक में 1000 रुपये आ चुके हैं, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं है। अब जो भी चेंजेस करना है वो कहाँ करना है हमें? यहाँ पे। बताओ दोनों को सेम करने के लिए क्या करना होगा? 1000 प्लस। जबकि आप पिछला क्वेश्चन अगर देखोगे तो यही डिपॉजिट वाला को हमने माइनस किया था। तो सिनेरियोज अलग अलग है, आपको दोनों को सेम करना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। पिछली बार क्या था, कैश बुक में रिकॉर्डेड था, पासबुक में नहीं था। तो हमने क्या देखा, यहाँ 1000 प्लस है या जो भी अमाउंट था, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमें जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ा था? माइनस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कैश बुक में ही रिकॉर्डेड नहीं है, बिना रिकॉर्ड किए बैंक में डाल दिया चेक, ठीक है ना। वो क्लियर भी हो गया क्योंकि क्वेश्चन कुछ और बोल नहीं रहे। और अगर क्लियर नहीं हुआ होता तो दोनों में डिफरेंस ही नहीं है। हमने भी रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्वेश्चन को समझना होगा हमें, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो प्लस में ये ट्रांजेक्शन लिख के हम लोग लिख देंगे 1000 प्लस। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ कैश डिपॉजिट ऑफ 200 was recorded in the cash book। एक कैश डिपॉजिट किया हमने, was recorded in the cash book as if there is no bank column। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कैश हमने डिपॉजिट किया 200 रुपए का इन द कैश बुक, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड भी किया है एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। इसका मतलब जब कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और दूसरा बैंक कॉलम, तो जहां पे यहाँ पे दो कॉलम है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन क्या बोला, जब चेक कैश हमने डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, काउंटर एंट्री होती है, आपको पता होगा। तो बैंक अकाउंट में जब हम रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमें बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था 200 रुपीज, करेक्ट, क्योंकि बैंक इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन इट वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। क्या हम लोग कैश कॉलम और पासबुक को मिला रहे क्या? नहीं, हम लोग मिला रहे कैश बुक का बैंक कॉलम एंड पासबुक। तो कैश बुक के अगर कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है, इट इज जस्ट लाइक देयर इज नो रिकॉर्डिंग इन द कैश बुक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैश बुक का बैंक कॉलम मिला रहे हैं। तो बैंक कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं है। लेकिन पक्का बैंक में 200 रुपये तो आया होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, बैंक में 200 रुपये आए हैं हमारे पास। तो बैंक में 200 रुपये जो आए हैं उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे बैंक में 200 रुपये आया है, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग तो किया है कैश बुक में, लेकिन कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। बताओ ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा, ठीक है ना। तो 200 अगेन वी विल ऐड, ठीक है ना। अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं। A check issued for 250 was recorded as 205 in the cash column।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चंस में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अजीब तरीका का। नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता है, चेक इशू हुआ, डिपॉजिट क्लियर नहीं हुआ, या सामने वाला ने प्रेजेंट नहीं किया, हमने डिपॉजिट किया वो क्लियर नहीं हुआ, बैंक ने चार्जेस काट लिया। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ये लोग इस तरीका से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अ चेक इशूड फॉर 250, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हमने 250 का चेक इशू किया है, तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें 250 पेमेंट साइड में लिख देना चाहिए था, ठीक है ना। वॉज रिकॉर्डेड एज 205 इन द कैश कॉलम। देखो अगेन एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है, तो कैश कॉलम से हमें क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है बैंक कॉलम में, तो ठीक है ना। अगर मैं कैश कॉलम नहीं पढ़ता तो मुझे क्या लगता, हमें लगता अभी हमें ये लगता कि हमने कैश बुक में 205 माइनस किया है और बैंक में एक्चुअली 250 माइनस हो चुका है, ये हमें लगता है। और बहुत 99% स्टूडेंट्स को यही लगेगा, क्योंकि उसने लगेगा ऑलरेडी एक प्रॉब्लम तो दे दिया है, एक और प्रॉब्लम तो नहीं दिया जाएगा इसमें। तो 250 का चेक इशू हुआ है मतलब पेमेंट हुआ है, तो बैंक से 250 माइनस होंगे और हमने गलती से 205 माइनस कर दिया, राइट। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कैश कॉलम, मतलब अगेन हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया ना कि बैंक कॉलम में। इसका मतलब बैंक कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक से 250 रुपए कट गए हैं हमारे, लेकिन हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया है। सो बताओ ठीक करने के लिए क्या करना होगा हमें, अगर ये 250 माइनस है तो यहाँ भी हमें 250 माइनस करने होंगे, तो ये 250 माइनस कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, ये तीनों ही बहुत अच्छा पॉइंट थे क्वेश्चन में। द डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन द प्रीवियस डे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट्स यहाँ पे है, ठीक है ना। इजी पॉइंट्स भी अपने देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन के निकल गया, तो इसको बहुत अच्छे से देखना आपने। The debit balance of 1500 on the previous day was brought forward as credit balance. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास डेबिट बैलेंस था 1500 रुपीज का। डेबिट बैलेंस मतलब कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस था। हमारे पास 1500 का पॉजिटिव बैलेंस था, मतलब बैंक के पास भी कितना होगा, 1500 का पॉजिटिव बैलेंस होगा। लेकिन हमने जब ब्रॉड फॉरवर्ड किया, जैसे क्या होता है पेजेस खत्म हो जाती है तो हम नेक्स्ट पेज में जाते तो इधर कैरी फॉरवर्ड करते, उधर ब्रॉड फॉरवर्ड करते, राइट। यहाँ का बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाते। तो डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। कैसे समझना इसे, हमारे पासबुक में भी सोचो प्लस 1500 रुपीज होगा, हमारे कैश बुक में भी प्लस 1500 था, लेकिन गलती से हमने उसे क्या लिख दिया है, क्रेडिट लिख दिया, मतलब माइनस लिख दिया। मतलब कि हमने माइनस 1500 लिखा हुआ है और बैंक में एक्चुअल में है प्लस 1500। अब बताओ यहाँ पे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। नॉर्मली हमें लगता है कि ये क्वेश्चन में एक 1500 रुपये एड लेस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं। देखो ध्यान दो, हमने माइनस 1500 कर रखा है, उन्होंने प्लस 1500 कर रखा है। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव बैलेंस था, इसे ठीक करने के लिए हमें प्लस 3000 करना होगा, तब जाके आपका बैलेंस मैच होगा। दिखाई दे रहा है, माइनस 1500 को प्लस 1500 बनाने के लिए प्लस 3000 करना होगा हमें। तो प्लस साइड में आएंगे हम लोग, लिखेंगे 3000 प्लस। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था अपने लिए। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 100। जब भी ये अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, कास्ट शॉर्ट, कास्ट एक्सेस इस टाइप का लैंग्वेज दिखाई देगा, तो अगर आप डायरेक्ट सोचने की कोशिश करोगे तो पक्का चांसेस है कि रॉन्ग हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का पॉइंट दिखाई दे, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, एक्सेस, शॉर्ट, ऐसा पॉइंट दिखाई दे तो क्लियर सा पहले समझ लो। अंडरकास्ट का मतलब क्या समझ में आ रहा है, अंडर मतलब क्या समझ में आ रहा है, ज्यादा या कम, ऑब्वियसली कम। अंडर मतलब कम, कास्ट शॉर्ट मतलब कम। तो अंडर कास्ट बोले या कास्ट शॉर्ट बोले इसका मतलब है कम। ओवर कास्ट मतलब ज्यादा, एक्सेस मतलब ज्यादा, तो ये तो बेसिक समझ में आ रहा है। ओवर कास्ट या फिर एक्सेस का मतलब है ज्यादा, अंडर कास्ट या कास्ट शॉर्ट का मतलब है कम। तो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। अगर हम लोग सिर्फ 100 लिखे करेंगे ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, एक इमेजिनरी फिगर ले लो, 1000 में, थाउजेंड्स में, 10,000 में, कोई भी अमाउंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाख रुपए भी लोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो 100 रुपए का है, मैं यहाँ पे 1000 रुपए एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, कोई भी 1000 रुपए का। अच्छा, ये पेमेंट साइड बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये कई बार क्या बोल देते हैं, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड बोलेगा तो क्या समझना है, कैश बुक का डेबिट मतलब रिसिप्ट, कैश बुक का क्रेडिट बोलेगा तो पेमेंट। तो हमें खुद पता चलना चाहिए। हालांकि यहाँ क्वेश्चन खुद बता दे रहा है कि पेमेंट साइड, इजी क्वेश्चन कर दे रहा है थोड़ा सा, लेकिन कई बार ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड भी बोलता है आपका नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो जो इस तरीके से नहीं कर रहा है इसको, उसको प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो क्लियर नहीं है कि डेबिट मतलब रिसीप्ट होता है और क्रेडिट मतलब पेमेंट होता है। तो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक मतलब ये वाज अंडर कास्ट बाई 1000। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक
अजम्पशन लेते हैं कि 1000 रुपये का हमने कोई पेमेंट किया होगा, ठीक है ना। तो मैं अमाउंट अज्यूम करता हूँ कि मैंने 1000 रुपये का पेमेंट किया है। तो बैंक से बताओ कितने पैसे कटे होंगे। ऑब्वियसली बैंक से पैसे कटे होंगे हमारे, बैंक से पेमेंट कटे होंगे 1000 रुपये। ये 1000 रुपये सर आपने कहाँ से लिया, मैंने एक इमेजिनरी फिगर लिया। आपको 10,000 लेने हैं आप 10,000 ले लो, आपको 500 लेने हैं आप 500 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मैंने 1000 रुपये अज्यूम किया है क्योंकि हंड्रेड्स में है। ये अगर 10,000s में होता तो मैं लाख रुपये का फिगर ले लेता, 200 300 10-20 रुपये होते तो मैं 100 रुपये की पेमेंट ले लेता। तो आपकी मर्जी है वो। तो 1000 रुपये का सोचो हमने कोई पेमेंट किया है, लेकिन द पेमेंट साइड वाज अंडर कास्ट बाई 100, मैंने 100 रुपया कम लिख दिया, मतलब हमने कैश बुक में से 900 रुपये लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें करेक्शंस किस में करनी है, कैश बुक में। पता यहाँ पे क्या करने से दोनों सेम हो जाएगा। अगर इसे मुझे 1000 बनाना है तो -100 मुझे और करना होगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सर ये तो हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं, आप क्यों इतना झमेला पे जा रहे हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम फेस होगी अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के दे देगा तो, ठीक है ना। ये मुझे सबसे ईजी तरीका लगता है, मैंने बताया ऑल्टरनेटिव वे आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा पॉइंट था। पॉइंट नंबर F समझ में आया आपको, अंडर कास्ट वाला। अब आते हैं पॉइंट नंबर G पे, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अ कैश डिस्काउंट अलाउड, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से समझना होगा। अ कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 112 was recorded as 121 in the bank column। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हमने 112 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने उसे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। बताओ बैंक कॉलम में कभी डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है क्या। जैसे कि अगर मेरे बैंक में 900 रुपये आए होंगे, कोई माइनस वाइनस करके, या 112 का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, 112 अगर मैं एग्जांपल पकड़ता हूँ यहाँ पे आपका, तो 1000 रुपये का पेमेंट में अगर 112 मैंने डिस्काउंट दिया होगा तो मेरे पास 888 रुपीज आया होगा, तो ऑब्वियसली मैंने भी 888 रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन क्वेश्चन बोलता है एक 121 रुपए का आपने डिस्काउंट रिकॉर्ड किया, होना चाहिए था 112, 121 रुपए रिकॉर्ड किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि 121 किया है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दैट यू हैव रिकॉर्डेड 121 इन द बैंक कॉलम। डिस्काउंट अलाउ किया है, इसका मतलब डेबिट साइड में पेमेंट आता है तो हम लोग डिस्काउंट कॉलम में लिखते हैं, 3 कॉलम कैश बुक में, तो डिस्काउंट कॉलम की जगह इन्होंने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब इसके साथ 121 रुपए का डिस्काउंट भी लिख दिया है। प्रॉब्लम यहाँ पे अमाउंट का नहीं है कि 112 रुपए की जगह 121 लिख दिया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डिस्काउंट यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, इस कॉलम में डिस्काउंट आना चाहिए था डिस्काउंट कॉलम में, लेकिन उन्होंने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया, तो 121 प्लस किया हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जितना पैसा हमारे पास आया हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमने बैंक कॉलम में गलती से 121 का डिस्काउंट भी रिकॉर्ड कर दिया है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा, तो -121 हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम डेटर वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इन द बैंक फॉर कलेक्शन। तो कस्टमर ने एक हमें 500 रुपए का चेक दिया, हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब हमने यहाँ पे प्लस किया हुआ है, लेकिन हमने उसे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, मतलब बैंक में कोई भी पैसा नहीं आया है। तो बताओ यहाँ पे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे माइनस करना होगा, तो 500 वी विल डिडक्ट। लास्ट पॉइंट देखते हैं, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 300, आउटगोइंग चेक मतलब नाम से समझ में रहा, आउटगोइंग मतलब किसी को पे कर रहे हैं, was recorded twice in the cash book। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेने की भी जरूरत नहीं है, एक आउटगोइंग चेक है जो 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई है, मतलब बैंक से कितना बार पैसा कटा होगा, ऑब्वियसली एक ही बार कटा होगा क्योंकि हमने एक ही चेक दिया है किसी को, लेकिन वो हमने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने एक बार तो माइनस किया ही है, प्लस हमने 2 बार माइनस कर दिया। बताओ ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 300 माइनस है, यहाँ पे 600 माइनस है, तो यहाँ पे हमें 300 रुपये प्लस करने होंगे, तो यहाँ पे 300 हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एंटायर सोल्यूशन है, बस इसे हमें टोटल करना है। तो व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस साइड, 1100, 11,000, 11,200, 14,200, 14,500। तो हमारा प्लस साइड का टोटल आ रहा है 14,500 एंड माइनस साइड का हमारा टोटल आ रहा है 5, 6, 7, 8, 850, 871। तो जो माइनस करके बैलेंस आ रहा है वो किसका बैलेंस हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा बैलेंस था वो कैश बुक का था, तो ये हमारा बैलेंस होगा पासबुक का। पॉजिटिव साइड ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव बैलेंस लिखेंगे, तो बैलेंस एज पर पासबुक, जो अपना डिफरेंस आ रहा है 13,000 समथिंग, वो अपना बैलेंस एज पर पासबुक होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स भी दिए हुए थे, ठीक है ना। तो और सिंपल क्वेश्चंस भी आपको करने को मिलेंगे, ये करने के बाद आपको इजी क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा इजी लगने वाले हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास।